हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं 248 नॉट आउट और मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे रोहित शर्मा ने ना सिर्फ इंडियन पब्लिक को बल्कि एंटायर क्रिकेट वर्ल्ड को कैसे गुमराह किया अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, तो वो रोहित शर्मा उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर सामने आए। रोहित शर्मा एक काफी, आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं पिछले कुछ समय से व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, और अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तानी करते हैं इंडियन टीम की। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं जो वो फील्ड पर करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कल उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, और सारी अपनी हार का जो ठीकरा है उन्होंने हमारी बॉलिंग लाइनअप पर फोड़ दिया। नो डाउट हमारी बॉलिंग ने बहुत खराब किया, लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं निकलता कि बल्लेबाजी हमने अच्छी की थी। बल्लेबाजी, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूं कि हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तीन बल्लेबाजों के ऊपर ही टूर्नामेंट खेल रहे थे। उसमें विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का ही मेन रोल था, बाकी सब ऐसे ही एक एज अ टूरिस्ट ही गए हुए थे। तो क्या रोहित शर्मा को वो जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेनी चाहिए थी? क्या वो रोहित शर्मा को जिम्मेदारी एक ओपनिंग पार्टनरशिप पर नहीं डालनी चाहिए थी? क्या रोहित शर्मा और केएल राहुल ने वो स्टार्ट दिया जो भारतीय टीम या कोई भी टीम अपने ओपनर्स से एक्सपेक्ट करती है? और वो केवल ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ आउट हो गए, उन्होंने पूरा का पूरा पावर प्ले चबा लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी दे दी विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या के ऊपर कि अब आप जाइए और रन बनाइए और फिर हमारी टीम को जीत दिलाइए। ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट था। उन्हें जिम्मेदारी एक अच्छे लीडर की तरह खुद पर सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस टीम के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और अगर वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे कप्तान और खिलाड़ी होने के नाते, तो फिर ऐसे लीडर का हमारे को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। अगर वो हमारे यंगर प्लेयर्स के ऊपर या फिर एक वीक साइड, जो कि बॉलिंग एक हमारी वीक साइड है, अगर वो उसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ते रहेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए थे, क्या उनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वर्ल्ड कप जब हम बुरी तरीके से हारे थे और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था T20 फॉर्मेट के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि हम अभी से अगले वर्ल्ड कप, यानी जो ये वर्ल्ड कप जो अभी हम सेमीफाइनल से हारे हैं, इसकी तैयारी शुरू कर देंगे, और कर दी है। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट था, बट उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया, ना रोहित शर्मा के द्वारा, ना हमारे कोच के द्वारा, ना हमारी मैनेजमेंट के द्वारा, और ना ही सेलेक्टर्स के द्वारा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वर्ल्ड कप में हमारी हार का कारण या हमारे बाहर होने का कारण मेन हमारा बल्लेबाजी का असफल होना ही था। और इस बार भी मैं बॉलिंग से ज्यादा मैं अभी भी बल्लेबाजी को जिम्मेदार मानता हूं कि कितने डरपोक तरीके से हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, स्पेशली हमारे ओपनर्स कैसे पावर प्ले को बिल्कुल, आप कहते हैं कि वेस्ट कर देते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि वो शुरू की दो बॉलों पर ही आउट हो जाए, तो शायद हमारे आने वाले बल्लेबाज कुछ अच्छा कर पाए उस पावर प्ले का इस्तेमाल। अब आप देखेंगे जब पिछले वर्ल्ड कप में फेल हुई हमारी बल्लेबाजी, और इस वर्ल्ड कप में भी वही बल्लेबाजी लेकर हम उतरे। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, रोहित और राहुल वहां भी ओपनर थे, रोहित और राहुल यहाँ भी ओपनर थे। वन डाउन वहां भी विराट कोहली थे, यहाँ भी विराट कोहली थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव वहां भी थे, यहाँ भी थे। पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या वहां भी थे, यहाँ भी थे। छठे नंबर पर ऋषभ पंत वहां भी थे, यहाँ भी थे, यानी कि टॉप सिक्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारी बल्लेबाजी ही हमारी हार का कारण था। और अब की बार भी हम वही छह बल्लेबाज लेकर खेल रहे थे जो पिछले वर्ल्ड कप में हमारी नाक ऑलरेडी कटा चुके थे। तो कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया, कुछ भी हमने उसके अंदर चेंजेस नहीं किए। तो ये बात हुई टॉप सिक्स की। अगर आप आगे देखते हैं तो वहां पर हमारे सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा थे, यहाँ पर हमारे साथ अक्षर पटेल थे। वहीं पर वहां पर भी रविचंद्रन अश्विन थे, यहाँ पर भी रविचंद्रन अश्विन थे। वहां भी भुवनेश्वर कुमार थे, यहाँ भी भुवनेश्वर कुमार थे। वहां पर भी मोहम्मद शामी थे, यहाँ पर भी मोहम्मद शामी थे। वहां पर जसप्रीत बुमराह थे 11वें नंबर पर, और यहाँ पर हमारे पास अर्शदीप सिंह थे। तो केवल और केवल दो प्लेयर्स का चेंज किया गया, दोनों ही प्लेयर्स का चेंज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा क्यों किया गया ये हम सब जानते हैं, दोनों ही चोटिल हुए। और इसीलिए इनकी जगह पर अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को मौका मिला। ये हम सब जानते हैं कि अगर वो दोनों फिट होते तो वो डायरेक्टली इस टीम के अंदर आते, और शायद तब इस टीम में आपको केवल एक बदलाव देखने को मिलता, और मोहम्मद शामी की जगह पर आप अर्शदीप सिंह को देखते, और इसमें जसप्रीत बुमराह होते। या आप कह सकते हैं कि जो कल जो प्लेइंग 11 खेली है उसमें मोहम्मद शामी की जगह पर जसप्रीत बुमराह आ जाता। तो केवल एक चेंज, यानी कि टीम पर्सनल्स में कोई भी चेंज नहीं था पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप को लेकर। तो किस तरीके की तैयारी आपकी, आपने बहुत ढेर सारे अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल किया। फास्ट बॉलर्स का मैं नाम कुछ गिनाऊं आपको, तो आवेश खान, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, आपने सबको इस्तेमाल किया। लेकिन आप फिर एंड में जब जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट ढूंढने की बात आई तो आप दोबारा मोहम्मद शामी के पास गए। तो इससे ये साबित कर दिया आपने कि जो भी आपने बॉलर अब तक ट्राई किए, उमरान मलिक भी उसमें एक नाम है, या फिर इस आईपीएल के अंदर जो भी आपके आगे फास्ट बॉलर्स दिखाई दिए,
आपने उन सबको नकारा साबित कर दिया, नकारा घोषित कर दिया और आप मोहम्मद शमी को लिए। तो पहला तो ये हुआ कि कथनी और कथनी में फर्क। दूसरा मैं बोलता हूँ कि जब रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो एक अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे और उन्हें किसी के विकेट गिरने से या किसी हार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो केवल और केवल आक्रामक रवैया अपनाएंगे स्पेशली पावर प्लेस के अंदर, और उन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को भी तैयार कर लिया गया। और केएल राहुल ने भी इस वर्ल्ड कप से पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो भी अपनी स्ट्राइक रेट के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट की काफी आलोचना हुई थी। लेकिन अब हम देखते हैं, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये एक स्टेटमेंट का एक स्क्रीनशॉट भी है जो कि हमने एक क्रिकेट वेबसाइट से उठाया है। उसमें पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दे विल नॉट पैनिक। तो वो एक दो हार से परेशान होने वाले नहीं है और वो यही अप्रोच से चलेंगे। बाइलेटरल्स में हमने भर के रन बनाए हैं पावर प्ले के अंदर, और मैं कहूंगा कि उन्होंने फॉलो की वो अप्रोच। पर एशिया कप में भी उन्होंने वो अप्रोच फॉलो नहीं की, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो बायलेटरल सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें उन्होंने वही अप्रोच फॉलो की और अच्छे रन बने। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया, ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रेशर सिचुएशन में थे। पहला मैच हम पाकिस्तान के साथ खेले, 160 रन का टारगेट केवल हमें चेस करना था। लेकिन अब मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ। तो रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसा हमने केएल राहुल को पहले भी कहा है कि वो इंपॉर्टेंट मैचेस या हाई प्रेशर गेम्स में नहीं चलते। तो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 8 बॉलों पर केवल 4 रन बनाए। रोहित शर्मा ने सेम मैच में 7 बॉलों पर केवल 4 रन बनाए। और अगर आप देखेंगे 6 ओवर के बाद हमारा स्कोर था 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। केवल कुछ ही 5 रन प्रति ओवर के ऊपर हमने रन बनाए, 6 रन भी हम अचीव नहीं कर पाए। 10 ओवर के अंत के बाद आप देखेंगे तो हम केवल 45 रन, 4.5 रन प्रति ओवर हम बना रहे थे और 4 विकेट खो चुके थे। ये हमारी आक्रामक अप्रोच जो हम उन्होंने कहा था अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच लेकर चलेंगे, वो उन्होंने दिखाया। अब बात करते हैं दूसरे मैच की। नेदरलैंड कंपैरेटिवली इजी मैच है, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल ने 12 बॉलों पे 9 रन बनाए 75 की स्ट्राइक रेट के साथ। और जब हमने पहला विकेट खोया तो 11 रन पे हमने पहला विकेट खोया, तीसरा ओवर चल रहा था। उस मैच में हमने पावर प्ले में 6 ओवर के अंदर केवल 32 रन बनाए, और 10 ओवर की समाप्ति पर हम 67 रन यानी ओनली 6.7 रन पर ओवर की स्पीड से हम खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने उस मैच में 53 रन बनाए 39 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर का रहा। लेकिन उसमें उनको एक चांस मिला। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तीसरे मैच की तरफ देखते हैं साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका केएल राहुल ने 9 रन बनाए, 14 बॉलों का सामना किया, 64 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और 6 ओवर में उस मैच के अंदर हमारे 33 रन थे, सिर्फ 5.5 रन पर ओवर। और जब 10 ओवर खत्म हुए तो हमारी टीम 60 रन बनाकर 5 विकेट खो चुकी थी, यानी केवल 6 रन प्रति ओवर। उस मैच में रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए केवल 14 गेंदों पर, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 107 का रहा। तो अगर आप देखेंगे अभी तक हम तीनों ही मैचेस में पावर प्ले में जो हमारा हाई स्कोर रहा वो 33 रन था। पहले मैच में 31, दूसरे में 32, तीसरे में 33। अब हम आते हैं चौथे मैच की तरफ, बांग्लादेश के साथ। वो भी कंपैरेटिवली इजी मैच था, लेकिन हम एक मैच हारे हुए थे, तो ये उम्मीद थी कि हमें ये मैच जीतना है, थोड़ा सा एक प्रेशर वो जीतने का था। लेकिन वहां पर बांग्लादेश कंपैरेटिवली वीक साइड, केएल राहुल को अपने रंग में आना था। उन्होंने 50 स्कोर किया 32 गेंदों के ऊपर, 156 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और हमने वहां पर भी लेकिन 6 ओवर में केवल 32 रन बनाए थे। और जब 10 ओवर खत्म हुए तो हम एक स्टेबल पोजीशन में थे, 86 रन बना चुके थे केवल 2 विकेट के नुकसान पे। वहां पर रोहित शर्मा ने केवल 2 रन बनाए 8 बॉलों के ऊपर, यानी कि ये 8 बॉल उन्होंने पावर प्ले में खेली, सिर्फ 25 का स्ट्राइक रेट था रोहित शर्मा का। लास्ट मैच में आते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, हमारे को कोई भी परेशानी नहीं थी। तो केएल राहुल को चलना ही था, वही उन्होंने किया। 51 रन बनाए 35 बॉलों के ऊपर, 145 से ऊपर की स्ट्राइक रेट को खेले। और 6 ओवर में वहां पर हमने 46 रन बनाए, जो कि हमारे इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर था। और जब 10 ओवर खत्म हुए तो हम 79 रन पे एक अच्छे स्टेबल पोजीशन पर थे, केवल एक ही विकेट खोया था। और रोहित शर्मा ने उस मैच में 15 रन बनाए 13 बॉलों के ऊपर, और उसमें उनका स्ट्राइक रेट 115 का रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखें 6 ओवर में 46, अभी भी हम 8 रन भी हम अचीव नहीं कर पाए जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ। तो अब आप समझ गए होंगे सुपर 12 के अंदर जो हमने 5 मैचेस खेले उसमें हमारा हाई स्कोर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आया, वो भी कब, जब हम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि प्रेशर बहुत ही कम है। अब हम आ जाते हैं हाई प्रेशर गेम में, जो कि सेमीफाइनल था इंग्लैंड के साथ। सबको पता था कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है और बॉलिंग काफी वीक है। और इंडिया का भी सेम ही था कि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है और बॉलिंग वीक है। तो हमारे बैटर्स को द बेस्ट पिच ऑफ द टूर्नामेंट पे हमारे बैटर्स को अटैक करना था और इंग्लैंड के बॉलर्स को शुरू से प्रेशर में डालना था। लेकिन आप जानते हैं हाई प्रेशर गेम और केएल राहुल दोनों का 36 का आंकड़ा है। केएल राहुल जल्दी से निकल लेते हैं, शायद उनको डर लगता है कि कहीं कुछ ज्यादा बुरा ना हो जाए। तो उन्होंने केवल 5 रन बनाए, 5 बॉलों का सामना किया। और
रोहित शर्मा ने 27 रन बनाए 28 बॉलें खेलने के बाद। तो दोनों में से ही कोई भी 100 की स्ट्राइक रेट से ऊपर से रन नहीं बना पाया। और जब 6 ओवर समाप्त हुए सेमीफाइनल के अंदर, तो 38 रन एक विकेट के नुकसान पर था, और जब 10 ओवर खत्म हुए तो हम 62 रन पर 2 विकेट खो चुके थे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल था हमारा वो। तो अगर आप ये देखेंगे, तो हमने इस टूर्नामेंट में जो 6 मैचेस खेले, यानी कि 6 पावर प्ले में हमने बैटिंग की, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका हाई स्कोर 46 रन रहा, एक वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अदरवाइज हम किसी और मैच में 40 का भी आंकड़ा छू नहीं पाए। और एक भी मैच ऐसा नहीं गया जहां पर हमने पावर प्ले में विकेट नहीं खोया हो। यानी हर बार हम कभी एक तो कभी दो और कभी कभी तो 3 विकेट भी हमने पावर प्ले में खोई है। तो आप समझ सकते हैं कि बैटिंग और स्पेशली दी ओपनर्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या हमारे ओपनर्स रहे। अब मैं बात करता हूँ कि केएल राहुल ने इस पूरे टूर्नामेंट में कितना रन बनाए। केएल राहुल ने इस टूर्नामेंट में 128 रन बनाए, 106 बॉलों का सामने किया, जिसमें उन्होंने 120 की स्ट्राइक रेट से काम किया। लेकिन वो बोल रहे थे कि वो अपनी स्ट्राइक रेट पर काम कर रहे थे। उससे पहले उनका स्ट्राइक रेट पिछले कुछ 2 सालों से 125 के आसपास चल रहा था। उन्होंने काम किया और वो 120 पर आया। तो आप भी समझ सकते हैं कि कैसा काम है भाई, आप काम मत करो। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे, टीम से आप बाहर रहिए। और ये भी तब है जब मैं उनके दोनों मैचेस जो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से उन्होंने खेले, जो कि कंपैरेटिवली इजी मैच थे, ये उनको भी आंकड़े इंक्लूड किए गए। अगर मैं उनको भी इंक्लूड ना करूं, उनकी दोनों फिफ्टीज को मैं हटा देता हूं, तो उन्होंने 27 रन बनाए 4 टीमों के अगेंस्ट, 39 बॉलें खेलकर, जिसमें कि उनका स्ट्राइक रेट 70 से भी कम रहा है, 69.23। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो 7 की भी एवरेज अचीव नहीं कर पाए मेन टीम्स के, उसमें नीदरलैंड भी इंक्लूडेड है। अगर मैं नीदरलैंड को भी हटा देता हूँ, तो उन्होंने केवल 18 रन बनाए 27 बॉलें खेलकर, केवल 18, जिसमें कि उनका एवरेज 6 का आ जाता है, और स्ट्राइक रेट घटकर और 66.66 का हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं केएल राहुल कितने ज्यादा दबाव में रहते हैं अच्छी टीम्स के अगेंस्ट। तो इसीलिए ऐसे प्लेयर की इस टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब आप स्पेशली आप बोलते हैं कि आईपीएल आपको टैलेंट्स की भरमार देता है, या तो वो मिथ है, या फिर केएल राहुल एक बेकार खिलाड़ी हैं और आप तब भी उनको ढूंढने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 116 रन बनाए, 109 बॉलों का उन्होंने सामना किया, और 100 सिर्फ 106 की स्ट्राइक रेट से वो खेले। अब आप हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम उनकी जो है मेन एक 50 को अगर मैं हम हटा दें जो उन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट मारी थी, तो उन्होंने 70 बॉलों पे केवल 63 रन बनाए हैं, जिसमें कि वो सिर्फ 90 की स्ट्राइक रेट से खेल पाए। यानी कि अदर 5 मैचेस में उनकी स्ट्राइक रेट 100 भी टच नहीं कर रही। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था ये हमारी ओपनिंग जोड़ी। और अगर हम बिल्कुल ही इसको डीप डाउन और जाते हैं और इसको और कैटेगराइज करके टॉप 3 टीम्स के अगेंस्ट देखें, यानी कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर हम इनका रिकॉर्ड देखते हैं, तो उन 3 इनिंग्स में इन्होंने केवल 46 रन बनाए हैं 49 बॉलों का सामना करते हुए, और उनका स्ट्राइक रेट 93.87 रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट कितना, या तो वो नर्वस थे या डर कर खेल रहे थे, जैसा कि कई प्लेयर्स पहले भी कह चुके थे टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले से ही उन्होंने कहा था कि इंडियन टीम एक कावर्डली क्रिकेट खेलती है, और शायद उसका मुजाहरा इन्होंने एक डेमो भी दिया कि कैसे वो खेलते हैं। 40 रन 49 बॉलों पे सिर्फ 15.33 की एवरेज के साथ। तो ये जो दो प्लेयर जो कि आईपीएल के अंदर या इंडियन इंडियन सर्किट के अंदर एक बहुत ही बड़े नाम है, शायद इनसे हमारे इंडियन बॉलर्स खौफ भी खाते होंगे, लेकिन दूसरी टीमें हैं जो मेन टीम्स हैं वो चाहती हैं कि ये खेले इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया से ज्यादा उनके लिए ज्यादा काम करेंगे। तो अब ये आंकड़े आपको सारा सच बता रहे हैं, आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आंकड़े आपको मिसलीड करते हो, लेकिन इसीलिए हमने इनको बहुत नैरो डाउन करके आपको बताया कि टॉप टीम्स के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस है, और इंक्लूडिंग एवरी टीम क्या इनका सिचुएशन है। तो ये आपको देखना होगा कि अब हमें कैसी ओपनिंग चाहिए। ये बोल रहे थे कि अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच के साथ वो उतरेंगे और इंग्लैंड जैसा खेलेंगे, इंग्लैंड की टीम को एक वो टेम्पलेट बनाना चाहते थे, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड ने खुद आपको दिखाया कि हमारी तरह कैसे खेलना है बेटा, आपकी तरह सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो करने से होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि अब भारतीय चयन करता या सेलेक्टर्स इसके ऊपर ध्यान देंगे और ऐसी ओपनिंग जोड़ी को लेकर आएंगे जो बॉलर्स को नहीं, बॉल्स को खेलेंगे और उनको खूब धुनाई करेंगे और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भी हमसे सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।